हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि हम पहले से ही सोच कर चलें कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है। सो प्लानिंग मीनिंग डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही सोच के चलना है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, और उसको कैसे करना है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये जो है एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस का सबसे मेन पार्ट है, पहला पार्ट है। हमने वो फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है? प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है? जब हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गोल को जब हमें अचीव करना होता है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्लान बनाकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि आपने 95% स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग बनाकर चलेंगे। जैसे कई बच्चे जो हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं, कई बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है। अगर आपकी वीकनेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकाउंट्स को दोगे, जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, मैथ्स वगैरह को दोगे। और अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट वीक है तो आप किसको दोगे? उन थ्योरी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दोगे। इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाओगे, इस तरह से प्लान्स बनाओगे कि आप क्या कर सको, 95% और 95% प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सको। एज सेम एज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी क्या करती हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाती हैं, और उसके बदले में मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करती हैं? प्लान्स को बनाती हैं। ठीक है। अब इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स। ये जो है दो एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करता हुआ चलता है। तो पहला क्या है? सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना एम या अपना ऑब्जेक्टिव को क्या करेगी? सेट करेगी, प्लस सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अब उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स तो सिलेक्ट कर लिए, सेट कर लिए कि हाँ हमें इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है। अब उस ऑब्जेक्टिव पे काम करने के लिए वो क्या करेगी? एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लेगी, यानी एक ऐसी प्लानिंग बनाएगी कि आगे जाकर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके? अचीव कर सके। यहाँ पे मेनली कौन सा वर्क होता है? पेपर वर्क होता है। आपने पेपर पे बनाया, जैसे टाइम टेबल बनाते हैं आप लोग, इसी तरह से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एक प्लानिंग करती है कि जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको अपनी इसकी सेल्स जो सेल्स है वो इंक्रीज़ करना है। अगर वो सेल्स इंक्रीज़ करना चाहती है तो उसके लिए वो क्या देखेगी? बहुत सारे उसको तरीके मिलेंगे सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए। वो डिस्काउंट दे देगी या अपनी एडवर्टीज़मेंट करा देगी अपने प्रोडक्ट की। बहुत सारे उसको अल्टरनेटिव मिल जाएंगे, तो उस अल्टरनेटिव को भी अच्छे से सिलेक्ट करना कि कौन सा अल्टरनेटिव उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर एडवर्टीज़मेंट कराती है तो खर्चा तो ज़्यादा आएगा, तो जब अगर उसके पास अच्छे से रिसोर्सेज हैं, उसके पास कैपिटल अच्छा है, पैसे हैं, तो वो क्या कर सकती है? एडवर्टीज़मेंट करा सकती है, अदरवाइज़ कोई और मेथड यूज़ करेगी। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं? एक तरीके से अपने गोल को सेट करती हैं और एप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं कि उनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। उसके बाद है यहाँ पर प्लानिंग की एक डेफिनेशन है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट। कब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसने करना है, ये सारा हम किस में डिसाइड करते हैं? प्लानिंग में। प्लानिंग जो है एक तरीके से ब्रिज बना देता है। ब्रिज जो गैप होता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच या वेयर वी वांट टू गो, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें ये क्या कर देता है? एक ब्रिज खड़ा कर देता है, हम जहाँ से आसानी से जा सकते हैं। यानी कहाँ पर तो अभी हम खड़े हैं और कहाँ हमें पहुँचना है। अभी आप खड़े हैं पेपर आने से पहले। अब पेपर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करनी है? प्लान्स बनानी है कि अच्छे से आप एग्ज़ाम्स को दे पाएँ, अच्छे सा स्कोर कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मीनिंग के बाद उसकी इम्पोर्टेंस। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? तो फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस, हम पहले से ही स्टेट करते हुए चलते हैं कि एडवांस में हमें क्या काम करने हैं। तो इस तरह से जो प्लानिंग है वो क्या करती है? हमें एक डायरेक्शन फॉर एक्शन प्रोवाइड करती है कि हम एक्शन ले सकें। इफ़ देयर वॉज नो प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो क्या होगा? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने अपने अलग अलग काम करते रहेंगे।
अब उनको पता है अगर एम्प्लॉयज़ को कि हमें ये वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, तो और इस तरह से काम करना है इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, क्या क्या काम, क्या क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रूल्स बनाए हैं, किस तरह की उनके प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी है, वो सारी अगर एम्प्लॉयज़ को पता है तो वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। ये नहीं कि फैले फैले अलग अलग कोई कोई और काम कर रहा है, कोई किसी और तरीके से काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक तरीके से ऑर्डर बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल्स को अच्छे से अचीव नहीं कर सकती। ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स इंक्रीज करने का गोल बनाया था, अब उसके लिए उन्होंने कुछ प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं बताई कि आपने काम कैसे करना है, किस वे में काम करना है, कौन सा ऑल्टरनेटिव लेना है, आप एडवर्टीजमेंट की हेल्प से करना है या डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करना है, या जो सेल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो क्वालिटी है वो अच्छी करनी है। यानी कोई भी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन को सही लगा वो उसने बताया ही नहीं। कोई बंदा क्या कर रहा है, अपना सेल्स इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट पे डिस्काउंट देता जा रहा है, दूसरा बंदा प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी करता जा रहा है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कोई भी पर्सन एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में चलेंगे तो फटाफट से जो है गोल्स अचीव हो जाएंगे। उसके बाद है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटी का रिस्क बहुत रिड्यूस कर देती है। तो प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है विच अनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड, यानी मैनेजर को ये बताती है कि आपने आगे भी देखना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या पता कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, क्या पता कोई और बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए, तो उस तरह से आपको सोच के चलना पड़ता है कि एक मैनेजर को कि ऑर्गेनाइजेशन पर अगर इस तरह से कोई चेंज आ जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एंटिसिपेट चेंज, चेंज को ध्यान में रखना है कि किस तरह से चेंज आ सकता है। हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन लगा के चलते हैं कि क्या चेंज हो सकता है, बट एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है वो चेंज आए भी या उससे ज़्यादा भी चेंज आ जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि या तो जो हम सोच के चल रहे हैं उससे कोई बहुत ही बड़ा चेंज आ जाए या चेंज आए ही ना। ठीक है, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। और ये भी हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, यानी जो मैनेजर है वो ये भी कंसिडर करके चलेगा कि अगर किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है तो उसका उस चेंज का उस ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, उसके लिए एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस यानी अप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो भी हम डेवलप करते हुए चलते हैं कि अगर ऐसा चेंज आया तो हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करता है। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स वेयर बाय यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ आर मैंशनड। यानी जो प्लानिंग है वो एक ऐसा बेसिस है कोऑर्डिनेशन का, जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब हम कोऑर्डिनेट करके परफॉर्म करते हैं तो एक्टिविटीज़ का वेस्टफुल कम होता है, रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं, अच्छे से यूज़ होते हैं, वेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ का, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते हैं अगर हम पहले से ही सोच कर चलें। उसके बाद है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जो प्लानिंग है वो नए नए आइडियाज़ भी हमें प्रमोट करती है। प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और प्लानिंग जो है वो क्या करती है, जैसे मैनेजर्स जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड न्यू आइडियाज़ कैन टेक शेप विद द कॉन्सेंट्रेट प्लान्स। नए नए आइडियाज़ ढूंढता है मैनेजर, उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, एक डेवलपमेंट भी होती है मैनेजर के भी, उसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से चल रहा होता है। यानी कि इस साल मैनेजर ने कुछ और सोचा, फिर नेक्स्ट ईयर उसने उस प्लान को देखते हुए कि हाँ यहाँ पर अगर कोई कमी रह गई तो उसका जो माइंड है वो उस कमी को भी सॉल्व करेगा। तो इससे क्या होगा, नए नए तरीके के आइडियाज़ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे कि जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस भी अचीव करेगी, साथ ही साथ अपने गोल्स को भी अचीव करेगी। उसके बाद है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। अंडर प्लानिंग जो टारगेट्स हैं वो पहले डिसाइड किए जाते हैं, उसके बाद जो मैनेजर्स है वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करता है, फिर उनमें से वो एक ऑल्टरनेटिव या जो भी बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव होता है उसको क्या करता है, सिलेक्ट करता है बहुत सारी ऑप्शंस में से। अब
सेल्स इंक्रीज करने के लिए भी उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए थे। अब उनमें से वो कोई एक या दो जो भी ऑप्शन उनको सुटेबल लगते हैं उसमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग को भी प्रमोट करता है प्लानिंग। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है बहुत सारे तरीके, एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वही मेथड्स को हम ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं। उसके बाद है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बनाता है। अब जो प्लानिंग है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करके चलते हैं उसको हम, और बाद में जब हमारा गोल अचीव हो जाता है तब हम ये देखते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड है डिसाइडेड है, उसके ख़त्म होने के अंतराल में ये देखा जाता है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी रही है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितनी थी। यानी अगर मैंने सोचा कि 20% सेल इंक्रीज हुई है, 20% होनी चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, लेकिन सेल कितनी इंक्रीज हुई, या तो 15% हो गई या फिर 25% हो गई, तो हम वो देखेंगे कि क्या हमें फ़ायदा हुआ, कहाँ हमें लॉस हुआ। तो इन चीज़ों को देखने के लिए जो प्लानिंग है वो हेल्प करता है। पहले से जो स्टैंडर्ड सोच रखा था उसको लेकर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जो कंट्रोलिंग है वो वाला प्रोसेस होता है। कंट्रोलिंग में हम करते ही क्या है, वही प्रोसेस होता है, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कंट्रोल इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोल बिल्कुल अंधा है बिना प्लानिंग के। अगर हमें प्लानिंग ही नहीं करी है, कोई ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया है, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। दस जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग को का जो बेस है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो मेन बेस होता है कंट्रोलिंग का। कंपेयर कहाँ से करेगा, रिजल्ट आ गया बस, इसको कंपेयर तो किया नहीं जा सकता, तो कंट्रोलिंग का यहाँ फंक्शन क्रॉस हो जाता है अगर प्लानिंग ना हुआ तो। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जो प्लानिंग है वो रिजिड होता है। ठीक है, अब प्लानिंग जो है एक बारी की जा सकती है, बहुत बड़ा प्लान जो है एक बारी में बना दिया, उसके बाद वो रिजिड हो जाता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। उसमें ये हो सकता है कि हम शॉर्ट चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, शॉर्ट चेंजेस को ले सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्लान चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्लान बनाने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा टाइम भी लग जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो जो मैनेजर्स हैं डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, वो ढंग से नहीं कर सकते हैं। दे स्टॉप टेकिंग और गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज़। दस डिटेल प्लानिंग में क्रिएट अ रिजिड फ्रेमवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिटेल प्लानिंग होती है, जो बहुत बड़ी वाली जो प्लानिंग होती है, उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, तो ये एक रिजिड इन नेचर भी इनको कहा जा सकता है। उसके बाद है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। मान लीजिए आपने फ्यूचर में कुछ और सोच के चला था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से आपने अपने रिस्पॉन्सेस को सोच रखा था कि आपने क्या एक्शन लेने हैं, क्या रिस्पॉन्स करना है। लेकिन अब क्या हुआ, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, एक साथ सारे इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो वहाँ पर प्लानिंग काम नहीं करेगा, वो सक्सेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है और डायनेमिक है, तो जो फ्यूचर एंटिसिपेशंस होती हैं आर नॉट ऑलवेज ट्रू, हर बार सही नहीं हो सकती। उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट को इन्वॉल्व करती है। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, जब प्लान्स बनाए जाते हैं, ह्यूज कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। उसके फॉर्मुलेशन के लिए भी बहुत सारा टाइम लगता है प्लान को बनाने के लिए, और कॉस्ट भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है बिकॉज ऑफ कि हम जो भी प्लान बनाते हैं पहले हम ऑल्टरनेटिव्स भी तो सिलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पर भी जो पैसा है, जो मनी है, वो भी लग जाती है। उसके बाद है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या होता है कि समटाइम्स जो प्लान्स हैं उनको बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है सक्सेस नहीं देता, यानी सक्सेस देने की गारंटी नहीं लेता कि हाँ भाई अगर आप अच्छे से प्लान बनाते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी।
गारंटी नहीं देता, क्योंकि कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर द सक्सेस ऑफ एन इंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंट। जो इंटरप्राइज की जो सक्सेस है वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंड होती है कि जो प्लान है वो अच्छे से ड्रॉन अप भी किए जा सके और साथ ही साथ ढंग से इम्प्लीमेंट भी हो जाए, तब उनकी सक्सेस हो सकती है। लेकिन समटाइम्स जो मैनेजर हैं डिपेंड ऑन प्रीवियसली ट्राइड सक्सेसफुल प्लान्स, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट अ प्लान विच हैज़ वर्कड बिफोर विल वर्क इफेक्टिवली अगेन। यानी कई बार क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं वो कहते हैं कि ये प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा था, पिछले साल बहुत अच्छे इसने रिजल्ट दिए, आज इस साल भी हम यही वाला प्लान यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही प्लान सेम टू सेम वर्क करे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, वही सेम रिजल्ट दे या अच्छा रिजल्ट दे, ज़रूरी नहीं होता। कई बार ये होता है कि वो प्लान दोबारा से जो सक्सेसफुल प्लान था वो फेल हो जाए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज नहीं आ रहा, दिस इज़ अनसर्टेन, कुछ नहीं पता फ्यूचर का, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस कर देती है। इन प्लानिंग वर्क इज़ टू बी डन एज पर प्री डिटरमाइंड प्लान्स। इट इज़ डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। Moreover, planning is done by top management, which leads to direction of creativity of other levels of management. यानी ये जो प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है। कैसे करती है कि जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। मिड जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं या जो अदर लेवल्स ऑफ मैनेजर होते हैं या मैनेजमेंट होती हैं, उनको एक वही नहीं दिया जाता, मौका ही नहीं दिया जाता कि वो क्या कर सकें, प्लान्स को बना सकें। तो वहाँ पर उन पर्सन्स की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। उनको जैसे वो प्री डिटरमाइंड प्लान्स बना रखे हैं उन्होंने, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, वो काम करते हैं और बात ख़त्म। उनके खुद का दिमाग नहीं लगता, उनकी क्रिएटिविटी इन्हांस नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ किनकी इन्हांस हो सकती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की, और अदर लेवल्स ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस कर देता है। उसके बाद है प्लानिंग प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या आता है प्लानिंग प्रोसेस में, यानी प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो पहले क्या करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये स्पेसिफाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। उसके बाद और ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव हैं पूरी की पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किया जाता है, एंड स्टेटेड टू ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली टू डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनको सब कुछ बताया जाता है कि इन प्लान्स को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से काम करना है। For example, objectives could be to achieve sales, expansion of business। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, सेल्स अचीव करने का या बिजनेस को एक्सपैंड करने का। तो वो यहाँ पर जिस तरह से ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरह से यहाँ पे काम होंगे। और ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो हमेशा सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और अचीवेबल मैनर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव हमने चूज़ कर लिया जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते हैं, तो वो अचीवेबल भी होना चाहिए। और उसके बाद है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब है कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, तो अब कुछ अजम्पशंस हम लोग सोच के चलेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो इन अजम्पशंस को हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मीन्स अजम्पशंस। प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस। प्लान्स जो हैं वो किसी न किसी अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। उनका बेसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं अजम्पशंस पर होता है, बिकॉज ऑफ कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में वो नहीं पता, तो इस वजह से हम कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलते हैं कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है, फ्यूचर में वो भी हो सकता है। उसके बाद दीज अजम्पशंस विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्लानिंग। ये जो अजम्पशन जो भी प्लानिंग का बेस बनती हैं, प्लानिंग को एक बेस प्रोवाइड करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रीमाइसेस। फिर है ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फेमिलियर विद देम। जितने मैनेजर्स प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं वो उनसे फेमिलियर होंगे, यानी उनको पता होंगे, बिकॉज प्लान आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एंड रीच देयर डेस्टिनेशन सब्जेक्ट टू दिस। यानी कि जो प्लान्स हैं वो ढंग से ऑपरेट किए जा सकें,
इसलिए उनको पता होंगे और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने के लिए। दे कैन बी इंटरनल प्रीमाइसेस भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस भी हो सकती हैं। इंटरनल प्रीमाइसेस कौन सी होंगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए कि आगे क्या पता प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, या कैपिटल कितनी आगे और ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगी, मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को भी हम अज्यूम करके चलते हैं कि इन तरह से काम हो सकता है। उसके बाद है एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज अगर आ जाता है तो ये भी हम अज्यूम करके चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इसको भी हम अज्यूम करके चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। कंपटीशन बढ़ सकता है, कोई एमएनसी आ सकती है या कोई और तरह से कंपटीशन बढ़ जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ जाए, गवर्नमेंट ने जैसे अभी जीएसटी लगाया, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी फ़र्क पड़ा था, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद जो मैनेजर्स हैं उनको एक लिस्ट, वो लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव लिख देते हैं कि हाँ हमें ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सेल्स कुड बी इंक्रीज थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इन किसी भी बेस से हम कर सकते हैं, बाई इनहेंसिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा सकते हैं। अपॉइंटिंग सेल्समैन को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर डोर टू डोर सेल, जो कि घर घर जाकर सेल करें। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑफर करके, या फिर बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन को ऐड करके। अब जो भी मैनेजर को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उनको इनमें से कोई भी सुटेबल लगता है तो बाद में वो पहले इनको आइडेंटिफाई करेगी कि इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिए, बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे, इन्हीं ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएट करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे इनकी कि हाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इससे क्या एडवांटेज मिल सकता है। जैसे एडवर्टीजमेंट से क्या एडवांटेज मिलेगा, अगर हम प्रोडक्ट लाइन को इस्टेब्लिश करते हैं, ऐड करते हैं, तो उससे क्या हमें एडवांटेज मिलेगा, क्या डिसएडवांटेज मिलेगा। तो इन सब के जो डीप स्टडी है वो कर लेते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रपोजल need to be evaluated to determine their feasibility and consequences in the light of each objective to be achieved। हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एक्सपेक्ट्स को हम स्टडी कर सकते हैं हर एक प्रपोजल के। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, इन फाइनेंशियल प्लान्स, अगर हम फाइनेंशियल के लिए प्लान बना रहे हैं तो हमें ये देखना होगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफर आर इम्पॉर्टेंट, कि रिस्क हमें कितना मिल सकता है, और जितना रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्कियर होगा उतना रिटर्न हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इवैल्यूएट करेंगे, उस प्रपोजल को ढंग से पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे, डिटेल्ड कैलकुलेशंस करेंगे ऑफ अर्निंग की कितनी अर्निंग हो सकती है, और टैक्सेस, अर्निंग पर शेयर एक्सेट्रा शुड बी डन। ये सारी क्या होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। आफ्टर डैट अब सारा हमने डीप स्टडी कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, किसी भी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अपॉइंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। अब इनमें से क्या करेंगे, बेस्ट प्लान को अडॉप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद है द आइडियल प्लान, एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे जो कि क्या होगा, मोस्ट फीजेबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें बहुत कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी बहुत कम डिसएडवांटेज होंगे, उस प्लान को बनाएंगे। मोस्ट प्लान्स मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस, इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट द मोस्ट वायलेबल ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या है कि जो प्लान्स हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह मैथमेटिकल एनालिसिस की ज़रूरत हो, कहीं ना कहीं जो मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उसकी जजमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। कई बार क्या होता है कि हम एक प्लान को चूज़ नहीं करते, दो प्लान को एक साथ उसका एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। फिर है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे।
कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, प्लान को एक्शन में लाएंगे. फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इट. अब मैनेजर क्या करेंगे, बाद में उस आगे का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे उसको और असेंबल करेंगे सारे रिसोर्सेज को कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें उसके लिए चाहिए होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का कोई प्लान है, देन मोर लेबर, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये जो स्टेप है ऑल्सो इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर मोर लेबर. ये जो है ऑर्गेनाइजिंग एक और स्टेप ऑर्गेनाइज करता है जो कि हमें ज़्यादा लेबर चाहिए, परचेज ऑफ मशीनरी, एक नया स्टेप यहाँ पर आ जाता है. इम्प्लीमेंट करने के लिए नया लेबर चाहिए, नई मशीनरी चाहिए और कोई नया और चीज़ें चाहिए. तो इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें असेंबल करना होता है, कलेक्ट करना होता है. उसके बाद है फॉलो अप एक्शन. अब जो भी प्लान्स हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, अब हम जो मैनेजर्स हैं वो आसानी से नहीं बैठेगा, वो देखेगा कि सारे के सारे जो भी काम हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉलो अप एक्शन कहते हैं. दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्लान्स एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. अब वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा कि प्लान्स जो हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उस तरह से परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. वेन एवर देर आर डेविएशंस, जब भी कोई अगर डेविएशन आती है फ्रॉम प्लान्स तो इमीडिएट एक्शन, फटाफट से एक्शन ले सकते हैं अगर हमें पता हो कि हाँ किस तरह से एक्टिविटी वो परफॉर्म हो रही हैं. तो आज यहाँ पर ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है. इसको अच्छे से रिवाइज करिए एंड बाय.